ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जितनी भी चीजें हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से, हमारी पहले भी चर्चा हुई थी इस बारे में कि किस तरह इस वक्त संसद में वो तमाम मुद्दे आ रहे हैं जो कि असल मुद्दों से भटका रहे हैं। तो क्या शीतल सर, यहाँ पर विपक्ष जो है वो सही तरह से नाप नहीं कर पा रहा है सरकार को उन मुद्दों पर जो कि आम जन के करीब है, या वो कास्ट और रिलीजन वाले मुद्दों में, मतलब जो एक बड़ी लकीर इन्होंने खींचने की कोशिश की बीजेपी ने रिलीजन की, और उसको और बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहा है विपक्ष कास्ट से। तो ऐसा तो नहीं है कि हम असल मुद्दों से भी भटक रहे हैं, और उस पर भी काउंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, शायद वो जनता के और ज्यादा करीब हो सकता है। देखिए, विपक्ष की जो आज की परिस्थिति है उसको हमें देखना होगा। परिस्थिति ऐसी है कि एजेंसीज के इस्तेमाल से और दूसरे कारणों से विपक्ष को क्रिपल करने में सफल है वर्तमान जो रिजीम है। चूंकि दो लड़ाइयां इस समय इस देश में चल रही हैं। एक तो सामाजिक लड़ाई है जिस पे इस समय चर्चा हम लोग कर रहे हैं। दूसरी जो आर्थिक लड़ाई है, आर्थिक बंटवारा देखिए कितना अनइवन होता जा रहा है। साधारण लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। मध्य वर्ग की भी जेब काटी जा रही है बहुत बुरी तरह से। आंकड़े बता रहे हैं कि आर्थिक सफलताएं मिल नहीं रही इतनी सब चालाकियों के बावजूद। इसी महीने जो नवंबर का आंकड़ा आया है एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का, रिकॉर्ड 38 बिलियन का डिफरेंस है दोनों में। आयात 38 बिलियन ज्यादा का आया है और 85 रुपए के आसपास डॉलर पहुंच गया, जो अभी मित्र ने बताया था। तो जो आर्थिक कठिनाई है उनका हल इस दौर में इनके पास नहीं है। इसमें ये बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। विकास दर बहुत नीचे आ गई है। इन्फ्लेशन खाने पीने की चीजों का 10% से नीचे नहीं आ रहा, ऊपर है और हर बार बढ़ता जा रहा है। ऐसी और आय बढ़ नहीं रही। जो मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग और वर्किंग क्लास है, पिछले 5 वर्षों में उसकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। किसानों की आय में जो अब आंकड़ा आया है नीति आयोग का, उसके अनुसार ये कहना एकदम बेमानी है कि उनकी आय दुगनी हो गई है। सच्चाई है कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट उनकी आय कम हो गई है पिछले 10-12 सालों। तो सारे समाज में बड़े हिस्से की 80-90% आबादी की आय कम हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। जो उसको खरीदारी करनी है उसके उसकी जेब में उतने पैसे नहीं है, इसीलिए खरीद कम हो रही है। स्कूटर, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की खरीद कम हो गई है। तो सिवाय एक खास बहुत छोटे से सेक्शन की जेब में ढेर सारा पैसा पहुंचने के, उनको बैंकों के उनके राइट ऑफ वगैरह से फायदा पहुंचाने के, नीतियों के जरिए फायदा पहुंचाने के, और अपने दोस्त क्रोनी कैपिटल के लोगों को एसेट्स देश के सारे सौंप देने के अलावा आर्थिक रंगमंच पे हो क्या रहा है? बाकी सारे लोगों को तो चुनाव में कोई एक आध स्कीम में 1000, 2000, 5000 रुपया दे के वोट लेने की जादूगरी हो रही है, या ऑफिशियली भी दे के अनऑफिशियली भी दे के। महाराष्ट्र के चुनाव में जो खबरें आई, एक एक वोट 10-10 हजार का बिक रहा था। तो ये अब ऐसी परिस्थिति आ गई है। महाराष्ट्र के चुनाव में दूसरा आंकड़ा भी आया कि जीते हारे हुए 93% जो उम्मीदवार थे सब करोड़पति थे। जो एडीआर का आंकड़ा है वो बताता है 87% जो है हमारे सांसद जो हैं वो करोड़पति हैं। जो 13-14% है उसमें दलित और आदिवासी वगैरह होंगे, इस वजह से वो 13% नहीं तो 100 का 100 होता। तो अब साधारण लोग जो हैं वो सामाजिक और राजनीतिक भूमिका से बाहर कर दिए गए हैं, और आर्थिक भूमिका से भी बाहर किए जा रहे हैं बड़ी तेजी से। सिवाय खेती के निजी मिल्कियत रह नहीं जाएगी। लोग सिर्फ वही जैसे यूरोप वगैरह में है कि उनका भविष्य भी कर्जे में होता है, सब क्रेडिट पे, कार क्रेडिट पे, घर क्रेडिट पे, सब चीजें क्रेडिट पे, इवन रेफ्रिजरेटर तक क्रेडिट पे आते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन पैदा हो रही है आर्थिक नीतियों के असफल होने से लगातार, उनका तो कोई हल है नहीं। उसकी जगह और हो रही संसाधनों की लूट। दूसरी ओर क्या हो रहा है, एक ही तरह का मामला जिसमें अमेरिका में एक केस चल रहा है और उसका हिस्सा भारत में है। वो अपराध भारत और अमेरिका दोनों जगह में घटा है। अमेरिका में उस पर कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई। भारत में उस पर लीपने की कार्रवाई हो रही है कि उसको किसी तरह से लीप दिया जाए। ये सारी चीजें जो वन नेशन वगैरह ये सब आ रहा है, वन इलेक्शन, ये सब डायवर्जन है एक्चुअली। अडानी पर बात ना हो और उसके लिए इंडिया में नेता बदलने की बात हो जाए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो जाए, संभल पर पूरा हंगामा करते रहिए, मंदिर में एक घंटा ढूंढ लीजिए उसको बताते रहिए। यही सब हो रहा है। ये सब डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है जो बेसिक्स पे बात ही नहीं जाने दे रहे हैं, जबकि बेसिक्स बहुत बुरे हाल में है और लगातार और बुरे होते जाना है ऐसे। क्योंकि हम मेक इन इंडिया हमारा कुछ हुआ नहीं, नोटबंदी से कुछ हुआ नहीं,
और जो मतलब किसी भी सेक्टर में हमने ऐसा नहीं है कि जो चल रहे सेक्टर थे, यहाँ तक कि जो विंडफॉल हमें मिला, ये जो लड़ाई हो रही यूक्रेन और रूस की, जिसकी वजह से $110 की जगह हम $60 में हमें क्रूड मिलता रहा, वो सारा पैसा करोड़पतियों के पास चला गया। 10 लाख करोड़ उन्होंने पिछले 1 साल में भारत से निकाल के सिंगापुर में रख दिया, और अब वो बैंकों से कर्जा मांग रहे हैं। मतलब अपनी कंपनियां चलाने के लिए वो पैसा हमारे गरीब, हमारे आपके पैसा जो बैंक में जमा उसमें से लेना चाहते हैं और उसको खा जाना चाहते हैं। परिस्थिति है, इस परिस्थिति का हल न होने देने के लिए मुद्दों से भटकाने की कोशिश होगी, और उसमें ऐसे सवाल जैसे अंबेडकर साहब वाला सवाल आ गया है, ऐसे सवाल अब आते रहेंगे। विपक्ष को भी हम क्या कह सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में? आज असम में अभी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की गोली से हत्या हुई है। सड़क पर वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लखनऊ में उन पर लाठीचार्ज हुआ है। बहुत जगह उनको आसान नहीं है, आज राजनीति करना भी उतना सरल नहीं रह गया। उनके अकाउंट्स वगैरह सीज हो जाते हैं, उनके नेताओं को ज्यादातर तोड़ लिया जाता है एजेंसीज के जरिए। तो बहुत कठिन है इस समय, आप कह सकते हैं, जनता के सवालों पर कुछ भी करना। तो एकदम उनको भी दोषी नहीं ठहरा सकते, और उनमें से बहुत सारे लोग थोड़े बहुत पैसों वैसों की वजह से एजेंसियों के निशाने पे हैं, उनमें हिम्मत भी नहीं है। मायावती जी के बयान देख लीजिए, इंडिया गठबंधन में 10 लोग सब राहुल गांधी को हटाने की लड़ाई ऐसे समय लड़ रहे हैं जब पूरे देश को मिलकर लड़ाई लड़नी है किसी से। ये सब चीजें जो हो रही हैं, इसमें बहुत कुछ कारपोरेट मनी और एडमिनिस्ट्रेटिव चालबाजियां शामिल हैं, जो हमारे आपके सामने नहीं आ पाती। जी सर, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना सिर्फ राजनीति का स्तर गिर रहा है, बल्कि यहाँ पर आर्थिक स्तर इस देश का गिर रहा है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें गिरावट हो रही है, जिसे समझने की जरूरत है। और संसद का ये सेशन शायद हो सकता है कि उस तरह से बात को मुकम्मल कर भी नहीं पा रहा है। और भले ही यूपी से लेकर कश्मीर तक अंबेडकर को लेकर जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे ज्यादा कई गुना प्रदर्शन जो है वो इस वक्त देश की आर्थिक स्थिति को लेकर होने चाहिए थे। वो सबसे ज्यादा चिंता की बात है, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप में एक चिंता की बात है, लेकिन जनता को ये समझने की जरूरत है कि ये तमाम एक देश एक चुनाव और बाकी जितने भी डाइवर्जन्स हैं, ये सिर्फ भटकाने वाली चीजें हैं, लीपा पोती के लिए। असल मुद्दे से भटक रहे हैं। जो बात आप कह रहे हैं उसी बात को जनता को भी सुनने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सुभाष जी फॉर शेयरिंग योर थॉट्स हियर। थैंक यू सो मच सर। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas, and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame
the challenges of once-in-a-century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।